मोबाइल से भी देखूंगा क्योंकि याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही देख लेंगे। मुद्दा ये है कि हम अभी जीवन विद्या, जो कि श्री ए नागराज जी, आदरणीय ए नागराज जी, जीवन विद्या, ठीक है ना, जीवन विद्या के तत्वों के बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? अस्तित्व दर्शन ज्ञान में हम लोग आ रहे हैं ना, कि अस्तित्व दर्शन, तो अस्तित्व में क्या क्या है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम नागराज जी द्वारा बताए गए बातों को रखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो कुछ भी बात बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब ऐसा लग सकता है कि इस बात को क्यों माने, इस बात को क्यों माने, क्योंकि हमारे देखने का जो फैलाव है, हम कितने दूर तक देख सकते हैं। जैसे उस दिन हम लोगों ने बात करा था तो करीब 4-5 लोग हाथ उठाए थे कि हमको पुराने दर्शनों का पता है, इसलिए इस फिलॉसफी में कोई बात कही जा रही है तो उसकी ऑथेंटिसिटी का समझ में आता है कि भाई कोई कितना, तो बहुत अंतर है क्या। जितने भी ज्ञान, जैसे पानी में शक्कर घोल के पिएंगे तो जो मीठा लगेगा, जो पिएगा उसको जो मीठा लगेगा, उसमें अंतर होगा क्या? मीठेपन में कोई अंतर होगा क्या? है ना। और जब पूछेंगे कि कैसा लगा, लिख के बताओ, तो क्या लिखेंगे? हर कोई सब सेम लिखेंगे क्या? मीठे को बताना है, अनुभव को बताना है, तो कैसे बताएंगे? अगली पीढ़ी को देना है, तो क्या लिखोगे? इससे आसान तो मेरे पास आया ही नहीं रहा उदाहरण, है ना भाई। हम सभी अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं कि भाई शक्कर को पानी में घोल के पीने से मीठा लगता है। क्या बताएंगे कि अगली पीढ़ी पढ़े और वो समझ जाए? बताइए। तो जो समाज में जो भी भाषा उपलब्ध है ना, उस भाषा के हिसाब से, क्योंकि जब मैं ये बोल रहा हूँ शक्कर को पानी में घोल के, मतलब हमने क्या नया चीज़ ढूंढा है? पानी ढूंढा है कि शक्कर ढूंढा है? मैंने पहली बार ढूंढा है ना शक्कर। अभी गड़बड़ हो गई, नहीं तो आप लोग को लग रहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ, मैं एक दिन बैठा हुआ था गन्ने के खेत में, और फिर ये गन्ने लेके मैं कुछ कर रहा था, गुड़ बना रहा था। कुछ योग संयोग से, कोई घटना विधि से क्या हुआ, एक प्रयोग से मैंने क्या बना लिया? गुड़ तो सब बनाते हैं, मैंने क्या बना लिया? शक्कर बना लिया। ये मैंने क्या किया? अनुसंधान किया ना। मेरे को कोई और सिखाया क्या शक्कर बनाना? मैं पहला आदमी हूँ, मैंने बनाया। इसी धरती में कई लोग बना रहे होंगे, लेकिन मैं गुड़ से बना रहा था। मेरी पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से गुड़ बन रहा था। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो शक्कर बनाया, ठीक है। अब ये बाकी जो लोग हैं, जो लोग शक्कर नहीं चखे हैं, अब मैं किसी दिन उस गांव में गया और मैं उस दिन, मेरे पास शक्कर नहीं है, मेरे पास शक्कर नहीं है, और मैं इनको बता रहा हूँ कि आपके गांव के गन्ने के साथ हम लोग गुड़ की बजाय शक्कर बना सकते हैं। ये मेरा उदाहरण बहुत गंदा है, लेकिन मीनाक्षी नहीं इसलिए दे रहा हूँ, है ना। वो रहती तो बोलती क्या बताते हो। तो इन लोगों ने शक्कर नहीं चखा है, गुड़ सबने। अब मुझे इन लोगों को बताना है, मेरे पास अभी शक्कर नहीं है, हाथ में नहीं है। उनके खेत में मैं बोल रहा हूँ कि गुड़ मत बनाओ, शक्कर बनाओ। तो फिर मेरे को इनको बताते वक्त, मैं जब इनको बताऊंगा कि शक्कर कैसे लगता है, तो मैं इनको कैसे बताऊंगा? अब इसको खुद को रख लो, अपने आप को, आप अपने आप को इमेजिन कर लो। आपने शक्कर का अनुसंधान किया, आपने पहली बार शक्कर बनाया, और आपको इन लोगों को बताना है कि अपने खेत में जो फसल आपने लगाया है, इनका भी फसल लगा देते हैं गन्ने का, ठीक है। और ये लोग क्या बनाते हैं? हर दिन गुड़ बनाते हैं। आप इनको प्रेरणा दे रहे हो, आप आए हुए हो, अब बोल रहे हो कि नहीं नहीं, ये तुम शक्कर बनाओ। तो क्या बोल के कैसे बताओगे कि कैसा लगेगा? पानी में घोलने से मीठा लगता है। शक्कर को बताने के लिए क्या करोगे? माइक लीजिए भैया। जैसे भैया बताएंगे कि कुछ गुड़ जैसा है, थोड़ा अलग है, तो क्योंकि ये गुड़ को रेफरेंस लेंगे, क्योंकि ये लोग गुड़ की खेती करते हैं, तो मैं इनको बोलूंगा कि कुछ गुड़ जैसा है उससे बेहतर है, तो बता ही नहीं पाऊंगा ना। और फिर उनको प्रेरित करूंगा। अब क्या हुआ,
मैं इसी यात्रा में आगे बढ़ गया, एक और गांव में पहुंच गया, बहुत दूर, है ना। इन लोगों के पास गन्ना, इन लोगों ने गन्ना नहीं उगाया है, गन्ना ही नहीं देखा इन लोगों ने, गन्ना नहीं देखा है। और अब इनको बताना है कि आप लोग गन्ने की खेती करो, उससे गुड़ बनेगा, शक्कर बनेगा। अब इनको कैसे बताएंगे जो गन्ना ही नहीं देखे हैं? यही तो हमारा हालत है ना। जितने हमारे महापुरुष आए, कौन कौन उस दिन हमने देखा था, कुछ मैंने लिख दिए, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सब महापुरुषों ने आके कुछ बात बताई जिससे कि लोग चमत्कृत हो गए। ये क्या बता दिए? तो उनके पास पहले से कोई फसल थी गुड़ जैसी, और उन्हें बताया कि शक्कर और अच्छा है, ज़्यादा मीठा है। तो इसी में से कुछ लोग अपना पुराना धर्म छोड़ के, बाहर से थोड़ी ना आ रहे हैं, ये लोग इसके साथ हो लिए, शक्कर बनाने लगे। ऐसे ही तो हुआ है ना। अब पुराना भी जिंदा है और नया बनता गया, माल तो एक ही है, बात क्या नया बताएंगे, है ना। अब ये लोगों को भी गुड़ या शक्कर की प्रेरणा देनी है इनको, इन लोगों को क्या बोलेंगे बताइए, क्या बताएंगे कि इन लोगों को प्रेरणा बने? तो ये इनके गांव में घूमेंगे कि इनके गांव में मीठी चीज़ क्या है जिसके जैसी कोई बात करूं, तो और मीठे में क्या क्या हो सकता है शक्कर गुड़ के अलावा? है शकरकंद, शहद, शहद, है ना। तो वो बोलेंगे कि शहद जैसा है, कुछ कुछ बोलेंगे भाई, क्योंकि इनके पास क्या है, इसका अनुभव है। अनुभव को कैसे बताएंगे? इसी अनुभव के लिए बोला गया कि अव्यक्त है, अव्यक्त है और अनिर्वचनीय है। ये समस्या रही। और क्या बोले? जैसे गूंगा, जैसे गूंगा गुड़ खाए और बताए, क्या पहुंचेगा बताओ? क्योंकि मीठे का अनुभव है ना। इस सिचुएशन को जब तक आप नहीं अपने में देखोगे तो हमारे मानव जाति के पूरे विकास को समझ नहीं पाओगे कि हम लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। हमको तो ये सब विरोध जैसा लगता है ऐसे देख के कि हमको क्या लेना देना जैन धर्म, हमको क्या लेना देना एक और सिख धर्म भी, बहुत सारा सब जोड़ सकते हो। ये आप लोगों को आसान है, गूगल बता देता है ना क्या है। ये टेबल आप मांगो बना के दे देगा, क्या दिक्कत है? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमारी ही तो पीछे 3000 साल पहले, देखिए 10,000 साल पहले हम लोग एक जगह रहना शुरू किए। 10,000 साल पहले हम लोग क्या सीखे ढंग से? कृषि। जब तक कृषि नहीं सीखे थे तब तक तो घूमते ही रहते थे, नदी के किनारे कृषि वगैरह शुरू किए। करीब मेरे ख्याल से 5,000 साल पहले, 5,000 साल पहले पहिए का आविष्कार हुआ है। पहिया। भाषा कब हुआ है? भाषा, भाषा भाषा का इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ। अरे यार मैं तो पूरा सिलेबस ही कहीं और। भाषा कहाँ से आया? भाषा करीब 70,000 साल पहले, 70,000 साल से 20,000 साल के बीच में इसमें हम लोगों ने बनाया है। हमने बनाया है, हम ही ने बनाया ना भाषा। और 3,500 साल पहले क्या थे हमारे पास? वेद थे। और क्या था? जैन। और फिर बहुत सारे सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ही था ना वो मिस्र, पिरामिड, मिस्र वगैरह भी था। ये सब तो कर रहे थे हम लोग। वेद और जैन करीब 3,500 साल पहले। फिर उसके बाद है ना भाषा 70,000 से 20,000 साल पहले, 20,000। अभी भी उन्नत हो रही है। कृषि, पहिया, ऐसे करके हम टिकते गए ना। यहाँ कहीं पे आके मैंने वो व्हाट्सअप किया था, आप लोग जो लोग देखे होंगे देखो, उसमें सारा क्रम है कब हम लोगों ने क्या किया। ठीक है, तो इस व्यक्ति की समस्या को समझ पा रहे हो? इस व्यक्ति की समस्या को कि वो इन लोगों को कैसे बताए। तो शहद जैसा लगेगा बोल रहे हैं, आपको लग रहा है शक्कर शहद जैसा? कितनी कठिनाई है। तो इसको बोल रहे हैं कि जय भाई, इसी को बोल रहे हैं
कि ये इसको बोल रहे हैं कि घटना हुई, ये घटना हो गया। घटना कैसे हो गया? जो पुराने फिलॉसफी हैं, ये जो दर्शन है, ये पूरे समाज में परंपरा बन गया क्या? इससे समाज वैसा हो गया क्या जैसा हमारे उस फिलॉसफी के गुरुजी ने चाहा वैसा हो गया क्या? इसमें तो वेदांत छूटा ही हुआ है। वेदांत तो लिखना था मेरे को, वेदांत। अभी हम लोग भारत के लोग इसी को समझते हैं ना, इसीलिए वेदांत का कोई भूलना। आपको समझ में आ रहा है? तो फिर हम लोगों ने पहले तो इस समस्या को समझो कि उस वक्त अगर शक्कर अनुसंधान ही नहीं हुआ है तो इनको कैसे बताएंगे शक्कर होता है। जिसने किया उसने अपनी भाषा के लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस के अलावा एक और समस्या हो सकती है कि इसी टाइम पे एक और आदमी है, उसने गन्ने उगाए और उसने बोला कि गुड़ ही सही है, गुड़ ही सही है, और वो इससे डबल ताकत से शक्कर को गलत भी बोल रहा है और गुड़ को सही बोल बोल के ज़्यादा फैला दे रहा है। तो लोगों को ये लग रहा है कि शक्कर कोई चीज़ खराब होती है, गुड़ अच्छा होता है। हालांकि उल्टा हो गया ना, अभी गुड़ अच्छा है शक्कर खराब है, तो उदाहरण उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि अनेक लोग हैं जो कि इस बात को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मूल बात क्या थी? मूल ये क्या फैलाना चाह रहे थे? ये मूल फैलाना चाह रहे थे मीठा, ये फैलाना चाह रहे थे विधियाँ। फिर वो जो भाषा की लिमिटेशंस हैं, उनको जो पता नहीं है वो कैसे बताएं, इनको तो पता ही नहीं है तो इनको कैसे बताएं। तो इस चक्कर में भी जो उनको दिख रहा है, जो उनको ज्ञान हो रहा है, उसको बताने में दूरी भी है, और कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं जो कि अनुमान से बोली जा रही हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं कि अभी दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन आधुनिक विधि से क्यों देखना जरूरी है। हमको क्यों ये देखने की ज़रूरत है? तो मेरा ये मानना है कि हमको इसको जांचना है। पहले क्या करना है? मानना है। हमको मानना है कि जांचना है? जांचना है, मानना नहीं है। और दूसरा ये क्या है? प्रस्ताव है। ये खूंटा पकड़ के रखिएगा, पूरा दर्शन का यहाँ पे जो भी है प्रस्ताव है, मानना नहीं है, जांचना है। एक बात बताइए, अगर मैं ये टेबल नहीं बनाऊंगा तो आप कैसे जांचोगे भाई? किस आधार पे जांचोगे? वो तो बहुत ही और मुश्किल है। उस दिन हाथ उठवाए तो 5 लोग भी ढंग से हैं, वो दीदी कुछ बोली हैं और उधर भैया लोग कुछ बोले थे। तो ये तुलनात्मक रूप से हमको जब होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो प्रस्ताव है उसका जांचना हो जाएगा। मानना नहीं मानना हम देख लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि सहअस्तित्ववादी विधि या ए नागराज जी के मध्यस्थ दर्शन में ईश्वर, आत्मा और जगत, संसार के लिए कुछ बोला गया है। अगर मैं सीधे सीधे ये बोलूँगा तो आपको क्या लगेगा? ये तो वही बात बोल दिए। और हो सकता है कि हम रिजेक्ट भी कर दें, हो सकता है कि हम तुलना में ऐसे चले जाएं कि ये वाला अच्छा है क्या, ये वाला अच्छा है क्या, ये वाला अच्छा है क्या, वो सब भी कर ही सकते हैं। तो अनेक प्रयोग कर ही सकते हैं। तो अभी आधुनिक विधि क्या है? आधुनिक विधि ये है कि दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन को कैसे तुलना किया जाता है। जितना मैं समझा हूँ 3 टुकड़ों में इसको अध्ययन किया जाता है कि ज्ञान के रूप में क्या बता रहे हैं भाई, ये ज्ञान किसको कह रहे हैं, ज्ञान किसको कह रहे हैं। ये एक पहला, उसको ज्ञान मीमांसा, पोस्टमार्टम है ना, समझना। तत्व के रूप में इन मुद्दों पे क्या कहा है, इनने क्या कहा, इनने क्या कहा, इनने क्या कहा है। इससे हमारा क्या होगा? जांचना ही तो होगा। फिर क्या मानना है नहीं मानना है वो अपन देख लेंगे। और नीति के रूप में मतलब कि जीना कैसे, जीना कैसे, इस आधार पे हमारे पास पूरा हमारा ऐतिहासिक जो इतिहास है उसका टेबल बन जाएगा। और इसी दौरान हम इनके प्रस्ताव को भी इस फ्रेम में देख पाएंगे कि हम जांचने योग्य ही नहीं है अगर हमारे पास ये डेटा नहीं है तो। नहीं तो हम अपने आधार पे बोलेंगे ये तो फालतू बात है या तो ये अच्छी बात है। खासकर जो हम युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने ये तो मान रखा है कि कोई ईश्वर जैसी चीज़ नहीं होती है, ईश्वर जैसी चीज़ नहीं होती है।
कितना भी हम कोर रहे हैं, आधुनिक जो हम लोग युवा पीढ़ी आ रहे हैं, हम लोग जो नए आ रहे हैं, हम लोग ईश्वर को तो मानने को तैयार नहीं है। भले ही रोज पूजा करते हैं, रोज करते होंगे, लेकिन अंदर से ना वो आस्था हिल रही है। ईश्वर को मारने के लिए क्या चाहिए होता है? आस्था चाहिए रहता है ना। तो नई पीढ़ी में आस्था हिल रहा है। तो ईश्वर के बारे में नागराज जी ने भी कुछ कहा है। जैसे ही कुछ कहा है पता चलेगा, हमको लगेगा लो ये वाला तो, अब अगर मैं यहाँ से जोड़ लिया तो जोड़ लिया, यहाँ से जोड़ लिया, यहाँ से जोड़ लिया। इसीलिए नागराज जी ने क्या कहा है ये लास्ट में रखेंगे अपन, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि पूरा संसार क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले कौन सा कर लें बताओ? आधुनिक विज्ञान को कर लेते हैं। आधुनिक विज्ञान क्या कह रहा है करके, ठीक है। तो आधुनिक विज्ञान, ज्ञान किसको कह रहा है? तो यंत्र को कह रहा है। जो मेरे को आंखों से दिखेगा, मशीनों से दिखेगा, वही ज्ञान है। और क्या बोल रहा है ज्ञान के रूप में? आप लोग बताओ, मेरी मदद करो, मेरे को मैं खुद पहली बार इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और किसको ज्ञान कह रहा है? ज्ञान के रूप में हेल्प करो। आधुनिक विज्ञान किसको ज्ञान बोल रहा है? सुविधा, मटेरियल को, सुविधाओं को, जितना हम सुविधा संपन्न करेंगे, मटेरियल, कुल मिला के पदार्थ को ज्ञान बोल रहा है ना। मटेरियल के नियमों को, है ना। वो मानव के जीने में सुविधा के रूप में काम आते हैं, संबंध में काम नहीं आ रहे हैं। संबंध में तो काम नहीं आ रहे हैं। तो ज्ञान क्या हो गया अगर मैं इसको बोलूं? तो कुल मिला के ज्ञान भोगने के लिए जो कुछ भी होगा, भोगने के लिए जो कुछ भी होगा, क्योंकि अस्थिर और अनिश्चित है। और वस्तु हम लोगों ने पहले दिन किया है, आप लोग को याद होगा, अस्थिर अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित विज्ञान विधि है वो। तो वो बोल रहे हैं कि सब कुछ अस्थिर है, अनिश्चित है, खाओ पियो। तो ये चारवाक भी है, यही चारवाक दर्शन भी हो गया इसी में, ठीक है। खाओ पियो। उनका ईश्वर के बारे में कोई स्टेटमेंट है क्या? तो वो ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है ना। ईश्वर, अब मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ ना। सर्वशक्तिमान, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान के रूप में अगर देखे तो अभी जो आधुनिक विज्ञान है वो ईथर को बोला, फिर उसको रिजेक्ट किया, फिर उसके बाद क्या बोला? डार्क मैटर बोला, फिर उसको भी रिजेक्ट किया। अभी क्या बोल रहे हैं? हिग्स फील्ड को बोल रहे हैं। हिग्स फील्ड, हिग्स बोसान पार्टिकल सुने हैं? गॉड पार्टिकल बोलते हैं, हिग्स बोसान पार्टिकल। हिग्स फील्ड कहाँ है बोल रहे हैं? अभी जो 2012 में LHD लार्ज हाइड्रोन कोलॉइडल एक्सपेरिमेंट हुआ, LHD लार्ज हाइड्रोन कोलाइडल, LHC हो गया फिर तो, जो भी है। ये कहाँ हुआ था? जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर में हुआ था। 2.5 किलोमीटर लंबा टनल बनाए पूरे शहर में, 2.5 किलोमीटर लंबा टनल TUNNEL टनल बनाए। और बोल देगा वो जो चक्र बना है उसको कोई भी हाँ बोलेगा, सब हाँ बोलेंगे, लेकिन सह अस्तित्व को मानने से वो चक्र को कैसे जीना है से जोड़ा जा सकता है। तो ये कैसे जुड़ेगा? जीना कैसे है? तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में या पूर्वक जीना है या होगा, है या होगा, ये मुद्दा हो गया। अभी ईश्वर के रूप में अपनी क्लैरिटी हो गई। जो ब्रह्म वेदांत में कहा गया था उसको मॉडिफाई किए हैं ऐसा लगता है, ये मेरा स्टेटमेंट, क्योंकि मेरे को ब्रह्म का पता नहीं कि वेदांत में क्या कहा गया था। तो यहाँ पे उस ब्रह्म को ईश्वर के रूप में, ये जो ईश्वर है, इस जो ये सर्वशक्तिमान वाला ईश्वर है, इसको यहाँ पे इसको बोले हैं कि ये सर्वशक्तिमान नहीं है, बोले नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, ये अकर्ता है, बोले हैं अकर्ता है। जो ईश्वर है इसमें जो निराकार है उसको बोले हैं ये व्यापक है,
ये जो खाली स्थान हमारे बीच में है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो खाली स्थान है, जो दो ग्रहों के बीच में खाली स्थान है, उसको उन्होंने खाली स्थान नहीं बोला, उसको व्यापक कहा, उसी को ऊर्जा स्वरूप कहा, स्वरूप है कहा। लेकिन ये करता नहीं है, अकर्ता है कहा। किससे जुड़ता हुआ दिख रहा है? ब्रह्म और साइंस जो हिग्स फील्ड बोल रहा है ना, हर जगह है सेम। ये कहाँ है? हर जगह है, हर जगह है। वो मीनाक्षी लाएंगी, अब आपका स्लाइड आने वाला है ना। ठीक है। आत्मा के बारे में क्या कहे कि आत्मा में देखिए, इसने है बोला, है बोला, है बोला, है बोला। आत्मा के लिए नागराज जी ने एक नया अवधारणा दिया, ये उनका अनुसंधान है, यही इनका सौवा हथौड़ा बोल रहे हैं ना, सौवा हथौड़ा, सौवा हथौड़ा। बाकी 99 हथौड़े तो पहले से लगे हुए थे। ये जो बात बोले, ये बात अभी तक पीछे विगत में किसी ने नहीं कहा है। ठीक है, वो और खुलेगा। उन्होंने ये कहा कि जो जगत है, ये जो जगत है, ये जगत जो परमाणु हैं, जो हमको पता ही हाइड्रोजन हीलियम होते हैं, वो दो टाइप के हैं, जड़ हैं, इसी को जगत को प्रकृति कह रहे हैं, और बोल रहे हैं दो टाइप के, जड़ है और चैतन्य है बोल रहे हैं। जड़ और चैतन्य है, जड़ है और चैतन्य है, दोनों का जो डिजाइन है वो सेम है। ठीक है, जड़ है और चैतन्य है। और ये जड़ जो है, ये क्या है? ये शाश्वत है, शाश्वत है। और इसको क्या बोल रहे हैं? अमर बोल रहे हैं। वो हम लोग अगले 2-3 दिन फैलाएंगे आपके सामने। तो जगत है मतलब प्रकृति तो है, जबकि इसमें मिथ्या कहे हैं। यहाँ पे बोले हैं ये दो स्वरूप में है, जड़ चैतन्य स्वरूप में, ये शाश्वत है, ये अमर है। यही चैतन्य को ये जो चैतन्य है, इसको जीवन बोले हैं। जीवन में 5 अंग है बोले हैं, 5 अंग है बोले हैं। इसके जीवन के 5 अंग हैं। क्या क्या है? मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, और 5वां अंग क्या है? आत्मा है। इसी को मैं बोले हैं, ये जो आत्मा है इसी को मैं बोले हैं। ये 5 अंग है। मन, मेरा मन मीठा खाने का कर रहा है। कौन बोल रहा है? मन। मैं विचार कर रहा था कि आज बहुत गर्मी है, तो हम लोग आज क्लास नहीं करें क्या? विचार, वृत्ति करता है बोल रहे हैं। और हम योजना बनाते हैं, चित्त में योजना बनती है, चित्त, वो वहाँ पे योजना बनती है कि हम लोग आज क्लास नहीं करते हैं, हम लोग थोड़ा घूमते हैं आज। ये जो योजना बना रहा है वो मन नहीं है, चित्त है, वहाँ योजना बन रही है। और ये सबको जो समझदारी जो दे रहा है, समझ, वो बुद्धि है। और निर्णय कौन ले रहा है? मतलब आत्मा, मैं जो है वो आत्मा है, उसके 5 अंग हैं। अब ये नया है, मैंने क्या बोला? ये वाला भाग बोला नया है। सवा हथौड़ा यही है, ये बात रह गई है, पीछे कहीं बात नहीं हुई है इसकी। ठीक है, जबकि ये हिग्स फील्ड बोल के ये बोल ही रहे हैं व्यापक, ये वाली बात तो सबको बोलनी ही पड़ रही है कम ज्यादा। यहाँ पे ये वाला भाग नया है, यही अनुसंधान है नागराज जी का। जब विकल्प बोलते हैं ना, तो यही अनुसंधान है, ये कि जीवन में 5 अंग हैं, उसमें से आत्मा मैं है और उसके 4 और अंग हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरा हाथ, बोलता हूं ना, मेरा हाथ, तो ये मेरा हाथ मैं है क्या? ये मेरा हाथ है। वैसे ही जो जीवन है उसके 5 अंग बताए हैं, ऐसा ही कुछ इसमें भी बताया गया है। यहाँ पे मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार बोला गया है, लेकिन वो नहीं जुड़ता यहाँ पे। इसके लिए मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा करके 5 अंग जीवन कहा गया है। यही इनका अनुसंधान है, जिस आधार पे ये प्रस्ताव कहाँ से जुड़ जाता है? पूरे जीने से जुड़ जाता है, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, अंतरराष्ट्र के रूप में। और ये तीनों ज्ञान आप जांचते रहो। कैसे जांचोगे? वापस आपका इतना ही है, हमारा इतना ही हैसियत है ना, हम कैसे जांचेंगे?
कोई प्रस्ताव देगा तो कैसे जांचेंगे? विज्ञान में जाएंगे, विज्ञान में जांचेंगे, भाई नागराज जी बोल रहे हैं कि सहअस्तित्व है, विज्ञान के पास क्या उत्तर है? नागराज जी बोल रहे हैं कि व्यापक है, ऊर्जा है, अकर्ता है। यहाँ पे बोल रहे हैं हिग्स फील्ड है, सेम अकर्ता है। आधुनिक साइंस इस पे नोबल दे रहा है, लेकिन इससे कोई जीने का डिजाइन निकलेगा क्या? क्यों? क्योंकि इनको इस पे यकीन नहीं है, मैं पे यकीन नहीं है। इनको लग रहा है ये सब केमिकल लोचा है, ब्रेन के अंदर ही होता है। तो इनके हिसाब से मैं कौन है? ब्रेन है। तो फिर ये जीने का डिजाइन नहीं निकलेगा, यही निकलेगा भोगवाद, सुविधा, संग्रह, शक्ति और शासन। शुभकामना सब में है। अच्छा, सब में शुभकामना है ना? सब की शुभकामना क्या है? सभी में शुभ कामना है। क्या है? सर्व शुभ। लेकिन क्या डिजाइन दे रहे हैं क्या? ऐसा डिजाइन नहीं दे पा रहे हैं, ये समस्या है। तो थोड़ा सा पचाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्लाइड शुरू होगी। तो आप लोगों को ये वाला जो भाग है जिसमें अस्तित्व कैसा है, ये वाला भाग, ये वाले भाग को हम लोग अभी ओपन कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला भाग आएगा जीवन ज्ञान में, और उसके बाद कैसे जीना, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, कि कैसे हम जिएंगे तो हम निरंतर सुखी होंगे। ये ठीक है। अगर मैं ये चार्ट नहीं बनाता तो आप डायरेक्ट इसको सुनते, तो आप इसको जांचते कैसे? तो हमको ये घमंड है पहली बात तो, कि मेरे को सब पता है। जब आप इस चार्ट को देखते हो तो पता चलता पूरा मानव जाति, 800 करोड़ आदमी इसी आधार पे चल रहे हैं। 20% लोग क्या है? नास्तिक हैं। वो बोलते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। तो देख लो इसमें ईश्वर नहीं है, कौन कौन बोल रहे हैं? यही बोल रहा है ईश्वर नहीं है। बौद्ध दर्शन ईश्वर नहीं है बोल के भी वो ये सबको मानता है ना कि कुछ चल रहा है करके। उसमें तो ध्यान पे बहुत ज्यादा बात हुई है, सबसे ज्यादा तो बौद्ध दर्शन में ही ध्यान पे बात हुई है। तो ईश्वर नहीं बोल के भी वो बच के निकल जाते हैं। अच्छे आदमी बनने का उसमें से डिजाइन, ये अष्टांगिक मार्ग आता है ना उसमें। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जांच नहीं सकता। अब जांचने की यात्रा शुरू होती है। पहले जीवन विद्या के प्रस्ताव को हम लोग सुनते हैं, ठीक है? आधे घंटे में मीनाक्षी रखेगी। इसका ढक्कन कहाँ है? बीच वाला मिटा दो भैया। 1 मिनट फोटो खींच लेता हूँ। हेलो, जो कुछ कठिन था वो हो गया, अब आसान लगेगा ना, अब सरल है। बहुत लोग बोर हो गए। या पीएचडी वगैरह में भी कुछ लोगों ने ऐसा अध्ययन किया होगा क्या? इसे पीएचडी वगैरह करते हैं समाजशास्त्र में या ये सब में, वहाँ तो ऐसी मतलब कंपैरेटिव स्टडी होती हैं वहाँ भी। हाँ, वो लेके नहीं किया होगा। हम्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हेलो, ठीक है। चलिए, तो अब अपन स्लाइड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा था, अभी वो वाला बोर्ड हमने समझा। इसके बाद जो रखना है, अभी हम जो कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं अभी हम? याद है? किस चार्ट में भूल गए? याद है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, है ना? तो टाइटल लिख देते हैं, अस्तित्व दर्शन ज्ञान।
ठीक है, तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, ये जो समझ वाला 2 नंबर का बक्सा है, ये समझ हमारी पूरी हो जाए उसके लिए 3 ज्ञान की बात बोले। उसके लिए हमने पहला वाला जो ज्ञान जो बताया है सब साथ साथ, लेकिन हम टुकड़े टुकड़े में समझ रहे हैं। तो हम पहले अस्तित्व दर्शन ज्ञान को देख रहे हैं कि अस्तित्व दर्शन यानी हमने समझा था दर्शन का मतलब समझना और जीना, है ना। तो अस्तित्व को हम समझ जाएं, अस्तित्व क्या है, क्यों है, कैसा है, कितना है, सारा कुछ 5WH देखे थे ना उस दिन यहाँ पर। तो अस्तित्व के बारे में वो समझ जाए हम, उसके अनुसार उसके साथ साथ हम जी पाए। तो अस्तित्व में हमने देखा कल बोर्ड में यहाँ देखे थे 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो उन 4 अवस्थाओं को हमने कहा, अस्तित्व लिख देती हूं मैं, अस्तित्व है। अस्तित्व में देखा प्रकृति, इसी का ही एक और नाम है इकाई। आगे हम लोग एक और इसके नाम से भी बुलाएंगे, इसको इकाई भी बोलेंगे, प्रकृति या इकाई, ठीक है। इसमें हमने देखा 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, ध्यान है सभी को। 4 अवस्थाएं हैं इसमें, तो 4 अवस्थाओं को हमने देखा। और जब इसमें और आगे गए 4 अवस्थाओं के पूरे ये देखा, 4 अवस्थाओं को उनकी पूरकता को देखा और ये देखा कि ये चारों अवस्थाएं हैं, ये नियंत्रित हैं और क्रियाशील हैं। ये सभी क्रियाशील हैं और नियंत्रित हैं, ठीक है। इतनी चीजें हमने कल तक देखी। और फिर इसमें ये क्रियाशीलता होने के कारण, चूंकि ये क्रियाशील है, ये क्रियाशील है इसीलिए वो किसी रूप के साथ है, किसी गुण के साथ है, स्वभाव है उनमें कोई, उनमें किसी धर्म के साथ है, अनुषंग्यता है, फिर उसमें कोई क्षमता है पहचानना, निर्वाह करना या मानना और जानना। ये सारा कुछ क्यों है? क्योंकि वो क्रियाशील है और नियंत्रित है, ठीक है। इतनी बात हमने लगभग कल करी थी। क्रियाशील और नियंत्रित को हमने कल ज्यादा डिटेल में नहीं किया था, केवल आज जो 2 लाइन बोली वो 2 लाइन कल अपन ने नहीं की थी, बस अपन ने बोला था कि क्रियाशील है और नियंत्रित है, ठीक है। तो इतनी चीजें तो हमने सबने देखा है, 4 अवस्थाएं सभी को पता चल गई कि हमको एकदम स्पष्ट है कि ये 4 हैं। इसके अलावा अस्तित्व में और क्या है, इस बारे में एक ये भूमिका रखे। और ये हमने देखा कि किस तरह से हमने अस्तित्व को देखा, एक आंखों से दिखने वाली चीज हो गई। और दूसरा भाग ये देखे कि जैसे इस भाग में जैसे कि पहले भी जो बताया गया आदर्शवाद, भौतिकवाद, ये हमने देखा ही है। तो जैसे कि बौद्ध दर्शन में एक शून्यता का सिद्धांत है, तो उसमें ये बोले कि जितनी भी वास्तविकताएं हैं उसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिसको समझना मुश्किल है, कोई ऐसी अदृश्य चीज है जिसको समझना मुश्किल है। और ऐसे ही गीता में कहा गया कि जो भी व्यक्त हो रहा है किसी अव्यक्त को व्यक्त कर रहा है, जो भी व्यक्त हो रहा है, हम सभी दिख रहे हैं तो किसी अव्यक्त को जो दिख नहीं रहा है उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ कुछ बातें बोली गई जिसको हमने यहाँ पर देखा, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ईसाई और ये सब कुछ में इस तरह से हमने देखा, वेदांत में देखा, है ना। साइंस ने क्या कहा, साइंस ने जैसे अभी हिग्स थ्योरी की बात की है, हिग्स फील्ड की बात की है, डार्क एनर्जी की काफी लंबे समय तक बात चली है ना। और साइंस में ये कहा गया कि जितने भी जो ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब जो घूम रहे हैं, ये सब जो है, ये कोई ऐसी चीज है जिसके कारण ये है, बने हुए हैं, लगातार घूम रहे हैं, अपनी जगह पे स्थिर, टकरा भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल टकरा भी नहीं रहे हैं, जबकि इतनी तेज गति से घूम रहे हैं। कुछ है ना 1,00,000 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ स्पीड के साथ में घूम रहे हैं ये सब कुछ, है ना।
तो भी ये आज तक कभी नहीं टकराए। और ये भी बोले कि ये सब के पीछे इन सबको गुरुत्वाकर्षण बस से समझना मुश्किल है। न्यूटन और आइंस्टाइन ने जो भी थ्योरी दी है, इनसे आगे की कोई बात कही गई है। यहाँ तक आके कहीं ना कहीं साइंस आके यहाँ पे रुक गया है ना। तो यहाँ अब जो मध्यस्थ दर्शन में नागराज जी कह रहे हैं कि इन चार के अलावा जो चार अवस्थाएं हैं जिसको हम नियंत्रित है, क्रियाशील है बोल रहे हैं, है ना, इनके अलावा भी इस अस्तित्व में कुछ है, इनके अलावा भी कुछ है। क्या है? जिसको सभी ने पहचानने की कोशिश करी, एग्जैक्टली हो नहीं पाया, सबको मिल नहीं पाया आम जनमानस तक। नागराज जी क्या बोले, क्या है? ऐसी कोई चीज है? सभी ने बोला हमने यहाँ पे देखा, ये वाले भाग में, ईश्वर वाले भाग में, आत्मा वाले भाग में मुख्य रूप से जो हमने देखा है ना। तो यहाँ पे नागराज जी कह रहे हैं उसका नाम दिया, ऐसी कोई चीज है जिसको बोले जो हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, उसको बोले खाली स्थान। उसका नाम दिया, इसको बोले कि कोई खाली स्थान है, खाली जगह, खाली जगह है। खाली जगह कैसे बोले? और क्या बोले? इसी खाली जगह में, खाली स्थान जो है, इसी में हर इकाई है। हम सभी जितनी भी इकाइयां हैं, पूरी प्रकृति इसी में है। ये हर जगह पे है, जो कि हमने देखा, साइंस ने भी यही कहा कि वो जो हिग्स फील्ड है वो हर जगह है। उनने ये बोला जैसे हवा हर जगह पे है, वैसे ही जो बताए अभी हिग्स फील्ड में जो पार्टिकल बोले, गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं, वो हर जगह है। यहाँ तक वो पहुंचे। साइंस ने ये भी कहा कि ये ऐसी चीज है जो लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं करती, ना ही उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये एकदम लगभग क्रिया शून्य जैसा है। नागराज जी ने कहा कि हाँ ये अकर्ता है, यहाँ लिखे ना अकर्ता, क्रिया शून्य है। तो नागराज जी कह रहे हैं ये जो खाली स्थान है ये क्रिया शून्य है। जो कि एक बात की है, नागराज जी ने क्या कहा था, ये सर्वशक्तिमान नहीं है। बोले ना सर्वशक्तिमान नहीं है। तो कुछ बोलना है? तो खाली स्थान में सारी इकाइयां हैं, उसी में डूबी हुई हैं, भीगी हुई हैं, घिरी हुई हैं। ये शब्द बोले भैया मस्त ठीक है। तो सारी इकाइयां उसी में डूबी, भीगी, घिरी हैं, है ना। तो क्या बोले, खाली स्थान में सारी इकाइयां डूबी है, भीगी है और उसी से घिरी हुई है। तो जो खाली स्थान है वो ऐसा है, हर जगह पे, हमारे बीच में भी है खाली स्थान, और वो कोई क्रिया नहीं कर रहा। वो कोई क्रिया कर रहा होता, सोचिए, यदि इमेजिन करिए वो खाली स्थान में हम डूबे हैं, भीगे हैं, घिरे हैं। जैसे कि रसगुल्ले की बात किए थे, ये उदाहरण बड़ा अच्छा कनेक्ट करता है। तो जैसे कि रसगुल्ला चाशनी में डूबा होता है, तो क्या होता है, रसगुल्ला पहले से मीठा होता है क्या? जब उसको तल के निकालते हैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन नहीं होता, चाशनी में डालते हैं, है ना, चाशनी में डालते हैं, क्या हो जाता है, पूरा अंदर बाहर चाशनी पूरा घुस जाता है ना। रसगुल्ले में पूरा चाशनी अंदर बाहर पूरा घुस जाता है, रसगुल्ला उसके अंदर डूब जाता है, डूबता है ना, पूरा चारों भीग जाता है। निकालोगे तो पूरा चाशनी टपकते रहती है, उसके चारों ओर भी चाशनी रहती है ना। तो ये अब रसगुल्ले का उदाहरण है ना। जैसा रसगुल्ला में ये होता है कि वो चाशनी में डालोगे तो उसमें डूबा रहता है, भीगा रहता है, घिरा रहता है और उसका टेस्ट मीठा हो जाता है। वो पूरा चाशनी का जो गुण रहता है वो उसमें आ जाता है ना, ऐसा होता है। ठीक है। तो लेकिन ये उदाहरण वो वाला है,
खाने पीने की चीजों वाला है ना। ये अब अपन केवल उदाहरण के लिए रसगुल्ला लाए थे, अब अपन सेम उदाहरण यहाँ पे लाते हैं इस खालिस्तान के लिए। ये जो खालिस्तान है हर जगह पे है, हर इकाई जो है, हर इकाई, यदि ये एक इकाई है तो ये इस खालिस्तान में डूबी हुई है, भीगी हुई है। भीगी है मतलब इसके आर पार भी है, वो खालिस्तान हर जगह पे है और ये इसके चारों तरफ भी है, ऐसा नागराज जी कह रहे हैं। ठीक है, तो और ये जो खालिस्तान है ये कोई क्रिया नहीं कर रहा। ये कैसे पता चलता है क्रिया नहीं कर रहा? यदि वो क्रिया कर रहा होता, जैसे ये पेन डूबा भीगा घिरा है, वैसे ही हम भी उस खालिस्तान में डूबे हुए हैं, भीगे हुए हैं, घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ वो खालिस्तान है ना, हम उसमें डूबे हुए हैं, मतलब कि हमारे ऊपर नीचे सब तरफ वो है और हमारे आर पार भी है। यदि वो क्रिया कर रहा होता तो क्या होता? कोई चीज यदि क्रिया करती है, हिलती रहती है, कुछ कुछ होता रहता है, हिलना डुलना ये सब होता है ना। यदि वो क्रिया कर रहा होता तो हम इतने स्टेबल होके खड़े हैं, खड़े हो पाते क्या? ये जो मैं चल रही हूँ, ये आराम से मैं कहीं भी चले जा रही हूँ, मेरे को कोई रोकने वाला, पकड़ने वाला कोई कुछ नहीं है ना। लेकिन जब मैं किसी और चीज में कोई क्रिया करती हुई चीज को मैं करती हूँ, वहां पे मैं रुक जाती हूँ, कहीं ना कहीं रुक जाती हूँ, वो मेरे को रोक लेता है। तो ये खालिस्तान में मैं कहीं भी चले जाऊं, दौड़ भी लगा लूं, बैठ भी जाऊं, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही है ना। वो मेरे को कुछ भी करने से रोक नहीं रहा है। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, मैं ऐसा हाथ हिला सकती हूँ, मैं ऐसा ऐसा कर सकती हूँ, मैं खड़े हो सकती हूँ, जंप कर सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, चल के वहां जा सकती हूँ। ये खालिस्तान जिसको बोल रहे हैं, जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह है, ये क्रिया शून्य है। ठीक है, क्रिया शून्य है। यहाँ तक ठीक है? अपन साथ साथ है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है दीदी? पीछे दीदी, बालकनी, यहाँ तक ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये क्रिया शून्य है बोले। और मैं और जोड़ देता हूँ। हाँ जोड़ो। तो कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया होगा इसलिए, क्योंकि थोड़ी देर में ही मैं भी सुनना शुरू किया। तो ये खालिस्तान किसको बोल रहे हैं? जिनका ध्यान चला गया उनके लिए नहीं है। जैसे धरती और सूरज के बीच में खाली जगह है कि नहीं है? है ना, खाली जगह है। फिर जो हमारा आकाश गंगा है, इतने सारे आकाश गंगा हैं, उनके बीच में खाली जगह है। हाँ, ये जो खाली जगह है ये धरती और चांद के बीच में भी है। फिर धरती में आते हैं। इस धरती में जो वायुमंडल है, ये जो हवा है, ये कितना 10-12 किलोमीटर तक है। इसमें क्या है? हवा है। हवा के बीच में क्या है? खाली जगह है, खालिस्तान है। और अंदर जाएंगे तो फिर जैसे कि हमारी कोशिकाएं हैं, हमारी कोशिकाएं हैं, वो किससे बनी है? अणुओं, परमाणुओं से बनी है। हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम, ये सब परमाणुओं से बनी हुई है ना। थोड़ा सा परमाणु का समझना पड़ेगा, जिनको नहीं आता वो एक दूसरे को बताएंगे। जब कोई भी चीज को तोड़ते जाओ तो आखिरी में जो बचता है वो कोई परमाणु होता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। मतलब कि हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब परमाणु है। ये किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें एक नाभिक होता है और चारों ओर अंश की तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। वो जो इतना छोटा है, वो भी, उसके बीच में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में खाली स्थान है कि नहीं है? तो खाली स्थान कहाँ है? पूरे हर जगह है। ये खाली स्थान कहाँ तक है? तो असीम है, इसका कोई सीमा नहीं है। एक चीज। दूसरा, जब वो बोल रहे हैं कि भीगा हुआ है, तो भीगा हुआ है मतलब जहाँ पे वो पेन है, जो मीनाक्षी पेन दिखा रही है, अभी जहाँ पे पेन है, उस पेन ने क्या खालिस्तान को हटाया है कि वहां पे पहले से खालिस्तान है और था और रहेगा? खालिस्तान हटता है क्या? खालिस्तान को हटाया जा सकता है क्या? मान लो वो पेन वहां चला गया तो क्या खालिस्तान हट गया क्या वहां से? वो तो वही है। तो खालिस्तान वही है, उसमें ये इकाई जा सकती है वहां पे। भाई वो पेन वहां गया तो खालिस्तान हटा क्या? नहीं हट रहा है। तो ये खालिस्तान हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, इसीलिए व्यापक है बोल रहे हैं। हर जगह है, व्यापक है। तो ये जो बात हुई कि अंशों से लेके पूरे यूनिवर्स तक स्थान है, वो खाली स्थान है, इसी को व्यापक कह रहे हैं। बाकी आप कंटिन्यू करो।
ठीक है, तो क्या बात आई कि हर छोटे से छोटे, सबसे छोटे अंश में भी वो भी डूबा है, भीगा है, घिरा है, वो भी वहां पे भी खाली स्थान है, उसके आर पार भी खाली स्थान है। वहां से लेके पूरा ब्रह्मांड, जहां तक भी हम सोच सकते हैं, जहां तक भी हमारी कल्पना जाती है, वहां तक हर जगह और असीम है ये, इसका कोई और छोर नहीं है। तो ये खाली स्थान असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, ये हर जगह फैला है। जहां पे भी हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करें रात का समय, पूरा सूरज, सौर मंडल जो हम देखते हैं वीडियोस वगैरह, हर जगह पे ये है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, इसलिए बोले व्यापक। व्यापक खाली स्थान का एक और नाम बोले व्यापक। सारा ऐश्वर्य इसमें समाहित है, सारा ऐश्वर्य, इसको बोले ऐश्वर्य। अस्तित्व में, धरती में ये ऐश्वर्य ही तो है हमारे पास। अभी हम क्या बोलते हैं ऐश्वर्य, धन दौलत को, इसी को ऐश्वर्य बोलते हैं, है ना। कई बार कई लोग थोड़े से जो बुद्धिमान टाइप लोग हैं, वो लोग अपनी बुद्धि ये सबको भी ऐश्वर्य बोल देते हैं। यहाँ हम जब एक बड़ी दृष्टि से देखें तो ये ऐश्वर्य क्या है, धरती का ऐश्वर्य क्या है। ये जो 4 अवस्थाएं बन गई हैं इस धरती पे, ये कितनी सौभाग्य है कि ये धरती पे ये 4 अवस्थाएं बनी हुई हैं। बाकी जो ग्रह हम देखते हैं वहां पे पदार्थावस्था पूरी तरह से आई नहीं, यहाँ तो हम मानव लोग आ चुके हैं, है ना। तो ये ऐश्वर्य से संपन्न धरती है, ऐश्वर्य से संपन्न धरती, और ये सारा ऐश्वर्य इसमें समाहित है, समाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं ये खालिस्तान हर जगह है। एक परमाणु के अंश, उसके छोटे अंश से लेके पूरे ब्रह्मांड तक, हर जगह जहां तक हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे, वहां पे भी खालिस्तान है। सारा ऐश्वर्य इसमें समाहित है, सारा ऐश्वर्य इसमें समाहित है, इसीलिए इसी को बोले ईश्वर। और बोले, और क्या बोले, इसमें होने से ही, इसमें होने से ही, वो जो हमने नियंत्रित और क्रियाशील बोला ना, इसमें होने से ही, क्योंकि सारी इकाइयां इसी में हैं, इसमें होने मात्र से ही सारी इकाइयां क्रियाशील हैं। ये क्रिया शून्य है लेकिन वो क्रियाशील है। केवल इसमें होने से ही, इसमें होने से ही ये इनको ऊर्जा मिलती है। किसी भी चीज की क्रिया करने के लिए ऊर्जा चाहिए, है ना। हम जब एकदम थके होते हैं, कोई बोलते हैं ना, अरे बिल्कुल मन नहीं कर रहा, एकदम एनर्जी नहीं है, कुछ करने का मन नहीं करता। जब कोई ऊर्जा होती है हमारे अंदर, एनर्जी होती है, तभी तो कुछ करते हैं, है ना। हमको बोलने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, चलने के लिए भी ऊर्जा, ये सारी चीजें क्रियाशील हैं। तो इसकी क्रिया करने के लिए कोई ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा संपन्न है, इसीलिए बोले ये सारी इकाइयां ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्न क्यों है? क्योंकि ये सभी इकाइयां खाली स्थान में ऊर्जित हैं। ऊर्जित हैं यानी कि इनको इससे ऊर्जा मिल रही है। देखिए भाषा पे एकदम ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रही हूं। इकाइयों को खाली स्थान से ऊर्जा मिल रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि ये ऊर्जा दे रहा है। जैसे ही मैं बोलूंगी कि ये ऊर्जा दे रहा है, वैसे ही इसका जो क्रिया शून्य वाला भाग खत्म हो जाएगा। कुछ कर रहा है हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर रहा। बस ऐसा इमेजिन किए, बस पड़ा हुआ है, ये बस पड़ा हुआ है बस ये बस है। इसमें होने मात्र से ही इसमें ऊर्जा है, ऊर्जा संपन्नता है, और इसीलिए वो क्रियाशील है। और इसमें होने मात्र से ही ये सारे नियंत्रित हैं, नियंत्रित हैं ये, है ना। इसमें होने से ही, चूंकि उसमें ऊर्जा है, जैसे परमाणु के अंश इतनी तेजी से जो घूम रहे हैं, अभी कुछ नया आया होगा तो मेरे को नहीं पता, जहां तक का नॉलेज मेरे को है वहीं तक का बताती हूँ कि जो परमाणु के अंश इतनी तेजी से घूम रहे हैं, कल भी बात किए थे अपन, उसमें ऊर्जा कहाँ से आई? ये वैज्ञानिक लोग अभी तक इसको ढूंढते ही जा रहे हैं, सालों से ढूंढते जा रहे हैं कि इसकी ऊर्जा आई कहाँ से, है ना।
तो कुछ लोगों ने जो बोला था, अब तो बिग बैंग को भी कई लोग खारिज करते हैं, कई लोगों ने बोला बिग बैंग से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली और उसी एनर्जी से आज तक वो घूम रहे हैं। तो दूसरे लोगों ने तर्क दिया, जब उससे घूम रहे हैं तो वो ऊर्जा कभी तो कम होगी, इतने साल हो गए, करोड़ों साल हो गए बिग बैंग हुए, तो वो ऊर्जा खत्म क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, नागराज जी कह रहे हैं कि ये ऊर्जा सतत मिल रही है, निरंतर ये इनको ऊर्जा प्राप्त है। इसीलिए परमाणु अंश से लेके पूरे ग्रह गोल नक्षत्र तारे जो भी बोल रहे हैं वो सभी ऊर्जित हैं और वो क्रियाशील हैं। चांद तारे सब कुछ क्रियाशील है, अपनी जगह पे घूम रहे हैं, वो किसी से कभी कोई टकरा नहीं रहे, सब कुछ व्यवस्था में है, व्यवस्थित है सब कुछ। ठीक है, तो वो जो सारा ऐश्वर्य इसमें समाया हुआ है, इसीलिए इसको बोले ईश्वर। ईश्वर लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं बोल रहा है, ये कुछ कर रहा है ऐसा नहीं बोल रहा है। कर रहा है बोलेंगे तो ये वाली बात खत्म हो जाएगी क्रिया शून्य की, ये क्रिया शून्य ही है। ठीक है, और ऐसे ही इसको कई सारे नाम दिए इसी तरह से, और ये सबको समान रूप से मिली हुई है। ये इसमें होने से ही उसको ऊर्जा मिली है, तो इसको बोले ऊर्जा भी बोले, निरपेक्ष ऊर्जा भी बोले। निरपेक्ष ऊर्जा, इसमें होने से ही ये सारे सक्रिय हैं, इनमें क्रिया हो रही है, तो वो हुई निरपेक्ष ऊर्जा। ये सभी इकाइयों को, चाहे वो पदार्थ अवस्था हो, प्राण अवस्था हो, जीव अवस्था हो, ज्ञान अवस्था हो, सबको समान रूप से मिली हुई है। क्यों बोल रहे हैं? क्रिया शून्य है, हर जगह एक समान है, कोई क्रिया कर ही नहीं रही है, बस है ये, है ना। तो सबको समान रूप से मिली हुई है, इस कुर्सी को, माइक को, इस माइक को, पेन को, मेरे को, आपको, 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 सबको ये समान रूप से मिली हुई है। इसलिए इसको बोले साम्य ऊर्जा। साम्य ऊर्जा सबको समान रूप से मिली हुई है, इसलिए साम्य ऊर्जा। इसी को ही ब्रह्म भी बोले। ब्रह्म क्यों बोले? क्योंकि ये बृहद है, इसका विस्तार असीम तक फैला हुआ है, बृहद है ये, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, बृहद है, तो इसी को ही बोले ब्रह्म। ठीक है, तो इस तरह से ये जो खालिस्तान है, व्यापक है, असीम है, ईश्वर है, निरपेक्ष ऊर्जा, साम्य ऊर्जा, ब्रह्म, ये सारा कुछ है। इसी को एक और बात बोले, चूंकि ये क्रिया शून्य है, हर जगह है, इसको बोले पूर्ण है। पूर्ण मतलब, पूर्ण का क्या मतलब हुआ? क्या? और कुछ? उसमें कोई बदलाव भी नहीं होता, ना उससे कुछ निकाला जा सकता है, ना उसमें कुछ घटाया जा सकता है, वो अपने आप में पूरा है, पूर्ण है ना। तो ये पूर्ण है, पूरा है, ये पूर्ण है। तो क्रिया शून्य है, ये पूर्ण है, पूर्ण है, और इसमें होने से ही सारी इकाइयों को ऊर्जा मिली हुई है। बोले प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा प्राप्त है, ऊर्जा मिली हुई है, प्रेरणा है। काहे की प्रेरणा है? पूर्णता की प्रेरणा है। जैसे रसगुल्ले को चाशनी में डाले तो वो चाशनी का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ले लेता है, वैसे ही हम सभी इस पूर्ण में हैं। इस पूर्ण में होने से हमको पूर्णता की प्यास है, हम सभी चीजों को समझना चाहते हैं, पूर्ण को समझना चाहते हैं। तो ये जो पूर्णता की प्यास है, जो बोले कि मानव जन्म से ही जिज्ञासु है, तो मानव जन्म से ही जिज्ञासु क्यों है? क्योंकि वो इसमें भीगा है, डूबा है, भीगा है, पूर्ण में भीगा डूबा घिरा है। इसी भीगा डूबा घिरा को एक नाम दिए संपृक्त। संपृक्त, संपृक्त, भीगा डूबा घिरा को एक साथ बोलते हैं संपृक्त। ठीक है, तो पूर्ण में भीगे डूबे और घिरे होने के कारण हम उससे भीगे हैं, डूबे हैं, घिरे हैं। इसीलिए हमारे में भी पूर्णता की प्यास है, हम में जिज्ञासा है, प्रेरणा है आगे बढ़ने की, पूर्ण होने की। हम भी पूर्णता को पाना चाहते हैं, पूर्ण समझ चाहते हैं,
उस पूर्णता को पाकर ही हम निरंतर सुख को व्यक्त कर पाएंगे। जो बात किए थे कि अभी जो थोड़ा देर पहले की व्यक्त है, अव्यक्त को व्यक्त करना है ना, ये अव्यक्त है, ये व्यक्त नहीं हो रहा है तो दिख नहीं रहा है, हम इसमें होके हम इसको व्यक्त करते हैं, है ना। हम पूर्ण में हैं तो हम पूर्ण होना चाहते हैं, पूर्णता को पाना चाहते हैं, है ना। और ये हमारे, अब देखिए कोई चीज है जैसे कि अब बोले कि ये हर जगह है, हर जगह है बोले, अब हर जगह है, मान लो एक कॉपी है, ये व्यापक है, ये बीच में आ गया तो मैं आपको दिख रही हूं क्या? नहीं दिख रही। तो क्या मतलब हुआ? ये जो व्यापक है, खाली स्थान है, ये पारदर्शी है, पारदर्शी है ना, पारदर्शी है ये, इसीलिए हर इकाई, एक इकाई दूसरी इकाई को देख पाती है, पहचान पाती है, संबंध को पहचान पाते हैं हम। पारदर्शी होने से हमको हर संबंध दिखाई देता है, हम संबंध को पहचान पाते हैं, तो ये पारदर्शी भी है। पारदर्शी में होने से हम भी अपने संबंध में पारदर्शिता चाहते हैं, हम पारदर्शी, हमारी जो कामना है पारदर्शी संबंध हम चाहते हैं ना। तो ये जब हम पूर्णता को पाते हैं तो हम भी पारदर्शी हो पाते हैं, जैसा हूं वैसा प्रस्तुत हो पाता हूं, जैसा सोच रहा हूं वैसा बोल पाता हूं, व्यक्त हो पाता हूं, वैसा कर पाता हूं, ठीक है, पारदर्शी है। और हमने कहा, नागराज जी कह रहे हैं हम इसमें भीगे हैं, भीगे हैं मतलब कि आर पार। रसगुल्ला यदि चाशनी में भीगा है का क्या मतलब हुआ? चाशनी आर पार चली गई, यानी कि जो खाली स्थान है वो पारगामी है, मेरी इस उंगली के आर पार भी है, इसको काट देंगे, इसके भी आर पार, हर परमाणु अंश के भी आर पार है, पारगामी है, ठीक है, पारगामी है। और इस पारगामी होने से ही, पारगामी होने से ही, पारगामी होने से ही हर इकाई के आर पार है, इसीलिए ये ऊर्जा संपन्न है। पारगामी होने से, ध्यान जा रहा है कि बहुत कठिन लग रहा है ना? जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझते हैं, जिनको जितना समझ में आ रहा है, ठीक है, पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये पारगामी है, कोई भी चीज यदि हमारे आर पार होगी तो हम वैसा हो जाएंगे ना, इससे ऊर्जा मिल रही है, साम्य ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ऊर्जा, ये ऊर्जा है ना, इससे ऊर्जा मिल रही है, ये आर पार है, इसीलिए ये सारे ऊर्जित हैं और क्रियाशील हैं। एक और बात जो यहाँ पे बोले, आत्मा की बात किए थे, आत्मा, अपन आगे चलेंगे उसको लेके, आत्मा क्या चीज है? आत्मा से भी सूक्ष्म है, उससे भी छोटा है, आत्मा से भी छोटा है, अपन आत्मा की भी बात करेंगे इसमें आगे। आत्मा से भी सूक्ष्म है, छोटा है, कैसे छोटा है? क्योंकि उसके भी आर पार है वो, क्योंकि ये सबके आर पार है, जो भी सूक्ष्म, हम जितना भी सूक्ष्म सोच लें उसके भी आर पार है ना। आत्मा से भी सूक्ष्म होने के कारण इसी को बोले परमात्मा, परमात्मा, ठीक है, हाँ रहने दो, ठीक है। तो फाइनली अस्तित्व में हमने क्या देखा? अस्तित्व में दो तरह की चीजें हैं, एक जो क्रिया करती हैं, एक जो क्रिया शून्य है। और ये क्रिया शून्य है, इस क्रियाशील प्रकृति का आधार है, आधार है, हर जगह फैला हुआ है, इसीलिए एक और नाम बोले सत्ता, बोलते हैं ना, इसी की सत्ता है, सत्ता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये इसको चला रहा है, ये इसको चला नहीं रहा है, दोनों का अपना अपना महत्व है। अभी हम क्या सोचने लगते हैं, हमारी आदत होती है एक को छोटा एक को बड़ा बना देते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये दो चीजें हैं अस्तित्व में, प्रकृति और व्यापक। जो ये क्रियाशील है वो क्रिया शून्य है, इसमें होने से ही ये सब कुछ नियंत्रित है, ठीक है, यहां तक ठीक है, ठीक।
तो क्या कहा अपन ने? अस्तित्व में कितनी वास्तविकताएं हैं बताइए? अस्तित्व में 2 वास्तविकताएं, 2 वास्तविकताएं हैं। एक को बोले प्रकृति, दूसरे को बोले खाली स्थान या व्यापक। ठीक है, प्रकृति को ही बोले इकाई। इकाई, प्रकृति की जो भी चीज है वो इकाई है। ये इकाई है जिसको गिन सकते हैं, है ना, इसको गिन सकते हैं। ये तो गिन ही नहीं सकते, टुकड़े टुकड़े हो गई कैसे? इसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा, ये तो हर जगह है ना, तो इसको गिन नहीं सकते। ठीक है, हाँ लिखे ना, साम्य ऊर्जा, ऊर्जा, निरपेक्ष ऊर्जा, इसी को बोले निराकार। निराकार, जबकि इसमें हमने क्या देखा था? इसमें तो रूप होता ही है, 4 अवस्थाओं में रूप बोले थे, आकार, आयतन, घन, ये सब होता ही है। इसका आकार होता है, ये है निराकार, हर जगह फैला हुआ है, असीम है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह। ठीक है, तो ये हुआ 2 वास्तविकताएं जो अस्तित्व की हैं। ठीक है, तो यहां तक एक बात हम देखे थे। एक लास्ट में जो बॉक्स है इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एक जो ये अस्तित्व वाला, अस्तित्व में ये पढ़ लिए थे पहली लाइन। दूसरे में बोले अस्तित्व की जगह हम ब्रह्मांड, सृष्टि जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो अस्तित्व बोल रहे हैं उसी को हम सृष्टि भी बोल सकते हैं, ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं। और प्रस्ताव है, नीचे बॉक्स में लिखा है, प्रस्ताव यह है कि मानव संपूर्ण अस्तित्व को समझ सकता है। ये जितना हमने लिखा इतना ही है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान जो बोले यही है, इतना ही है, इसको मानव समझ सकता है। दूसरा बोले संपूर्ण अस्तित्व को समझना मानव की अनिवार्यता है। अनिवार्यता है, जब तक हम इसको अनिवार्य नहीं मानेंगे निरंतर सुख तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, पूर्ण समझ तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो पहली लाइन में बता दिए समझ सकता है, दूसरी लाइन में बता रहे हैं समझना अनिवार्य है। सभी का समझना, आज नहीं समझेंगे 4 साल बाद, 10 साल बाद, अगले जन्म में 4-10 जन्म बाद, 15 जन्म बाद, कभी भी जाने, हमको समझना अनिवार्य है। ठीक है, नहीं तो दुखी 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 होके मरते रहेंगे। ठीक है, तो समझ सकता है और इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अस्तित्व इतना ही है जितना बोर्ड पे है। ठीक है, तो चलते हैं, 3 बजे मिलते हैं सभी। 3 बजे अपन शुरू कर देंगे, अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अस्तित्व दर्शन में ही अगला टॉपिक, फिर अपना अस्तित्व दर्शन आधे घंटे में शायद हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चलिए, नमस्ते सभी को। बड़े बच्चों और बच्चों, आप लोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चे माइक या यहाँ का कोई भी सामान, हाँ, इधर उधर ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें। चाची जी लोग को कल बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, आराम नहीं कर पाए थे। ठीक है,